गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, आज आप लोगों का पद्य खंड का जो 7वां पाठ है, कवि हरवंश राय बच्चन की कविता है आत्म परिचय एक गीत। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कल पिछली वीडियो में हमने शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा पढ़ी थी, जिसमें प्रातःकालीन जो प्रकृति के अंदर परिवर्तन होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था। आत्म परिचय का मतलब होता है स्वयं को जानना। आत्म परिचय का क्या मतलब होता है? स्वयं को जानना। और यहाँ पर जो कवि हरिवंश राय बच्चन हैं, वो स्वयं के जो मनोभाव हैं, अपने अंदर अंदर के जो द्वंद्व हैं, उन मनोभावों को, उन द्वंद्वों को इस गीत में, आत्म परिचय गीत के अंदर वो बता रहे हैं। तो कविता या गीत जो है इनका, इसको पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, जन्म जो है हरिवंश राय बच्चन का सन 1907 ईस्वी के अंदर हुआ था और मृत्यु सन 2003 ईस्वी में हुई। तो जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी, और मृत्यु सन 2003 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हुई। देखिए, हालावाद के प्रवर्तक, किसके प्रवर्तक? हालावाद के। देखिए, हिंदी साहित्य के अंदर, जो मैंने शुरुआत के अंदर आप लोगों को बताया था कि हिंदी से साहित्य है वो 4 भागों में बटा हुआ है। उसके बाद जो चौथा भाग है वो आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर भी कई भाग बटे हुए हैं, छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग। तो उसी में एक ये हालावाद का समय आता है, एक बहुत छोटा समय है हालावाद का, मात्र 4 साल का, छायावाद के समय में ही। तो सन 1918 से लेकर और 1936 तक का जो समय है वो हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी समय के बीच में 1933 से लेकर और 1936 तक, यानी कि ये 4 साल का जो समय है, वो हिंदी साहित्य में हालावाद के नाम से जाना जाता है। और इस हालावाद के परिवर्तक जो थे वो कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। तो हालावाद की शुरुआत हरिवंश राय बच्चन ने की थी। हालावाद का मतलब होता है प्रेम और मस्ती का गीत। तो हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे हैं, यानी कि छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक का। लेकिन उसी छायावाद के उत्तर, अर्थात बीच बाद के अंदर, आखिरी के समय के अंदर 1933 से लेकर और 1936 तक का जो 4 साल का समय है वो उत्तर छायावाद का समय कहलाता है। उसी समय में हालावाद के प्रवर्तक बने थे हरिवंश राय बच्चन। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि, अर्थात मध्य युग के, यानी कि 1500-1600 ईस्वी के आसपास के एक फारसी कवि थे जिनका नाम था उमर खय्याम। उनके जीवन दर्शन से हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो बहुत प्रभावित थे रहे। उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली। तो उमर खयाम की जो रुबाइयाँ थी, जो रुबाइयाँ और गज़लें जो होती हैं, वो रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? मधुशाला। मधुशाला नाम की उमर खयाम से प्रेरित एक उनकी कृति थी, जिसको कवि मंच के ऊपर ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली। कवि मंच का मतलब होता है जहाँ पर ये कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं और जहाँ पर ये कवि जो अपनी कविता पाठ करते हैं, तो उस कवि मंच के ऊपर इस मधुशाला नाम की कृति को बड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई। कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसे रोमानियत से भरी हुई थी। रोमानियत का मतलब होता है प्यार या प्रेम। तो इनकी जो विलक्षण प्रतिभा थी वो इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसे प्रेम से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे, अर्थात उनका कहना था कि इस जीवन के अंदर हमें आपस में कभी झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम से इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए, प्यार से, मोहब्बत से इस जीवन का हमें गुजारना चाहिए। अब उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं वो हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके तथा टूटी फूटी
कड़ियाँ, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इनके 4 आत्मकथा खंड हैं, यानी कि इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा कहते हैं जो अपने जीवन के ऊपर लिखी गई जो कथा होती है, स्वयं के ऊपर लिखी गई जो कथा होती है, कहानी होती है, वो आत्मकथा कहलाती है। तो इनकी आत्मकथा के कितने खंड माने जाते हैं? 4 खंड हैं आत्मकथा के। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, तथा 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। और हिंदी साहित्य के अंदर ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा पद्य भाग के अंदर लिखी है, वरना बाकी सभी लेखकों ने अपनी जो आत्मकथाएं हैं वो गद्य के अंदर लिखी हैं। एक हरिवंश राय बच्चन ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा जो है वो पद्य के अंदर अर्थात कविता के रूप के अंदर अपनी आत्मकथा लिखी है। और जिसके 4 भाग कौन कौन से हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, तथा 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हैमलेट, जनगीता व मैकबेथ भी लोकप्रिय रहे। अनुवाद ग्रंथ का मतलब होता है दूसरी भाषाओं से और उनका हिंदी में अनुवाद करना। तो हैमलेट, जनगीता व मैकबेथ ये दूसरी भाषाओं के ये रचनाएं थी, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने इनको किस में लिखा? दूसरी भाषा यानी हिंदी के अंदर इनको लिखा था। आगे देखिए, यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय, अपनी अस्मिता, अस्मिता का मतलब होता है इज्जत, अपनी पहचान का बोध कराती है। तो यहाँ पर उनकी जो कविता ली गई है आत्म परिचय, वो किसका बोध करवाती है? अपनी इज्जत और अपनी पहचान का। सुख दुख को संभाव से स्वीकारते हुए जगजीवन से जुड़कर रहकर जीने में ही आनंद है। सुख दुख यानी कि जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, लेकिन सुख और दुख दोनों को संभाव, संभाव का मतलब होता है समान भाव से, यानी कि समान भाव से दोनों को क्या करना चाहिए? स्वीकारना चाहिए। भाई दुख को, अगर दुख जीवन में आए तो दुख को भी समान भाव से, और सुख आए तो सुख को भी समान भाव से, यानी कि दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को समान रूप से रहना चाहिए। दुख को देखकर ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख को देख करके ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने समान भाव से जीवन को जीना स्वीकारना के लिए कह रहे हैं। जगजीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद, जगजीवन अर्थात इन संसार से जुड़े हुए रहकर ही और जीवन जीने के अंदर क्या आता है? आनंद आता है, यानी कि सबसे मिलजुल करके रहने में ही जीवन जीने में आनंद है। कवि स्नेहसुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। तो कवि किसका पान करता है? स्नेह सुरा का। स्नेह का मतलब होता है प्रेम और सुरा का मतलब होता है मदिरा। अर्थात कवि जो है वो प्रेम की मदिरा को पी करके और अपनी मस्ती के अंदर जो जीवन का गीत है उस जीवन के गीत को गाता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अर्थात संसार की जो मौजें हैं, जो लहरें तरंगे हैं संसार के अंदर, उसके अंदर वो क्या होता है? मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। भाता का मतलब होता है अच्छा लगता है। अपनी मस्ती में वह नित नए जग का निर्माण करता है। और कवि को ये जो संसार है वो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि इस संसार के अंदर प्रेम प्यार की और भाईचारे की बहुत कमी है। इसलिए कवि को ये संसार तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए कवि जो है अपने स्वप्न के अंदर अपने नए संसार का निर्माण करता है और उस नए संसार के अंदर मस्त भाव से क्या करता है? रहता रहता है। अपनी मस्ती में वह नित नए जग का निर्माण करता है और अपने नए संसार का कल्पनाओं में निर्माण करता है। और दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग नए छंद का आभास होता है। और कवि की जीवन के प्रति दीवानगी इस प्रकार की है कि उसे अपने रुदन, रुदन का मतलब होता है रोने में, अर्थात अपने रोने के अंदर भी नए राग और नए छंद यानी कि नए नए गीत और नई नई कविताओं का होने का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। अर्थात कवि ये कहता है कि जो अपने आप को जान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है। भाई दूसरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को पहचानना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। और जो व्यक्ति इस जीवन के अंदर स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र क्या है? मस्ती ही मस्ती। अर्थात उसके लिए इस जीवन में कभी भी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्वयं को पहचान गया वो हमेशा इस जीवन के अंदर खुश रहता है।
तो ये तो बेटा उनकी जीवन परिचय के बारे में और पाठसार के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आत्म परिचय के कुछ एक दो पद और देख लेते हैं। इनका जो गीत है वो है आत्म परिचय। और आत्म परिचय के अंदर कवि ने स्वयं का जो जीवन है, उस स्वयं के जीवन के अंदर जो उनके मनोभाव हैं, उनके जो द्वंद्व हैं, उनको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो देखिए क्या कहते हैं वो। तो कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो मैं जो शब्द है वो किसके लिए आया है? कवि के लिए, स्वयं के लिए आया है। तो कवि ये कहता है कि मैं जो हूँ, जग जीवन, जग का मतलब संसार और जीवन का मतलब जीवन, अर्थात सांसारिक जो जीवन है उसका भार लिए फिरता हूँ। भार का मतलब वजन। यानी कि कवि क्या कहना चाहता है कि इस संसार के अंदर मेरे ऊपर बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, और उत्तरदायित्वों का क्या है? भार। उत्तरदायित्वों का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। अर्थात मेरे ऊपर इस संसार के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व है, और उन सभी उत्तरदायित्वों का मैं भार लेकर के क्या करता हूँ? फिरता रहता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे जीवन के अंदर सब लोगों के लिए क्या है? प्यार प्रेम के भाव है। अर्थात मैं किसी के बारे में कभी फिर भी गलत नहीं सोचता। मेरे जीवन के अंदर क्या है? सभी लोगों के लिए फिर भी प्यार है। यानी कि मैं जीवन के अंदर बहुत सारे उत्तरदायित्वों का, जिम्मेदारियों का भार लेकर के फिर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर सभी के लिए क्या है? प्रेम भाव मौजूद है। आगे कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। यहाँ पर उनकी पत्नी के बारे में कहा गया है। कवि जो अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यानी कि उनकी पत्नी जो है वो उनके जीवन में आती है, आगमन होता है उनके जीवन के अंदर, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती, थोड़े दिन बाद ही उनका कुछ निधन हो जाता है। तो कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यानी कि उनकी पत्नी आई और उन्होंने उनके जीवन को क्या कर दिया? झंकार उत्पन्न कर दी। जिस प्रकार से वीणा जो है, उस वीणा के अंदर क्या होती है? तार होते हैं, और तारों के अंदर जब हाथ लगा देते हैं तो उनमें से एक झंकार उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कवि ये कहना चाहता है कि उसने क्या किया कि मेरे हृदय रूपी वीणा को छू करके क्या कर दी? मेरे जीवन के अंदर झंकार उत्पन्न कर दी। किसने? उनकी पत्नी ने। उनकी पत्नी का आगमन हुआ और उन्होंने उसके हृदय रूपी वीणा को छू करके और कवि के जीवन के अंदर एक झंकार उत्पन्न कर दी। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ और उसी के सहारे मैं इस जीवन के अंदर फिर रहा हूँ, अर्थात मस्ती के अंदर रह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन के अंदर एक झंकार उत्पन्न कर दी थी। आगे कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह का मतलब होता है प्रेम और सुरा का मतलब होता है मदिरा। अर्थात कवि कहता है कि मैं इस जीवन के अंदर प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, और प्रेम रूपी मदिरा का पान करके इस जीवन के अंदर क्या रहता हूँ? मस्त रहता हूँ। और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मैं इस संसार के लोगों की बातों का कभी ध्यान नहीं करता। अर्थात संसार के अंदर लोग जो है एक दूसरे के अंदर कमी निकालते हैं, किसी को कोई बुराई करता है, तो इन सांसारिक जो बातें हैं, इन सांसारिक बातों के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता, और मैं प्रेम की जो मदिरा है उस मदिरा का पान करके और मस्ती से अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। आगे कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अर्थात कवि ये कहते हैं कि जग, जग का मतलब होता है संसार, अर्थात इस संसार के अंदर उन लोगों को पूछा जा रहा है जो जग की गाते, अर्थात इस संसार के अच्छे लगने वाली बातें जो करते हैं। अर्थात ये संसार या संसार के जो लोग हैं वो किनको पूछते हैं? जो लोगों को अच्छे लगने वाली बातें करते हैं, यानी कि चाटुकारिता की बातें करते हैं, किसी की प्रशंसा करने की जो बातें करते हैं, ये उनकी गाते हैं। कवि कहता है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं किसी को खुश करने के लिए कविता नहीं करता। वैद और बाकी कवि हैं, वो तो दूसरों को खुश करने के लिए कविता करते हैं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति को या दूसरे व्यक्तियों को खुश करने के लिए कविता नहीं करता। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात मेरे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो मेरी कविताओं के माध्यम से सब लोगों के सामने उजागर होते हैं। यानी कि मैं अपने मन के जो भाव हैं, मेरे जो अनुभूतियाँ हैं अंदर की, वो मेरी कविताओं के अंदर प्रकट होती है। मैं किसी को खुश करने के लिए कविताओं की रचना नहीं करता। आगे कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज का मतलब अपने, उर का मतलब होता है हृदय, और उद्गार का मतलब होता है भाव। अर्थात मेरी कविताओं के अंदर मेरे जो हृदय के, स्वयं के जो भाव हैं वो मेरी कविताओं के माध्यम से प्रकट होते हैं। और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे इस हृदय के अंदर जो मेरी भावनाओं रूपी जो कविताएं हैं
वो कविता सब लोगों के लिए क्या है, एक उपहार के समान है, यानी कि मैं सब लोगों के लिए उपहार लेकर फिरता हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से। आगे वो कहते हैं कि है ये अपूर्ण संसार ने भाता मुझको। अर्थात कवि क्या कह रहे हैं कि है ये अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं, संसार ने भाता मुझको, भाता का मतलब अच्छा नहीं लगता। अर्थात ये जो संसार है वो कैसा है, अपूर्ण है, अर्थात पूरा नहीं है। और इसलिए ये संसार मुझे क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संसार के अंदर सब लोग स्वार्थ, लोभ लालच, मोह माया के चक्कर में एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो संसार है वो संसार मुझे क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, और मैं अपने सपनों के अंदर, अपने कल्पनाओं के अंदर एक नए संसार का निर्माण करता हूँ। जो संसार मुझे अच्छा लगता है वैसे संसार का मैं निर्माण करके, और मेरे सपनों के संसार के अंदर मैं अपनी मस्ती के अंदर अपने जीवन को क्या किए जा रहा हूँ, व्यतीत किए जा रहा हूँ। तो ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने क्या कर लिया, अपने सपनों के अंदर एक नए संसार का निर्माण कर लिया, और उस नए संसार के अंदर मैं बड़ी मस्ती से अपने जीवन बिता रहा हूँ। तो बेटा आज के लिए ये 3 पद हो चुके हैं आत्म परिचय के। अगला जो पद है वो हम कल अगले वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।